देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। प्रोग्राम के इस इब्तदाई हिस्से में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। ये ज़िक्र है नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म की नैब अदालत में पेशी के मौके पर होने वाले एक तनाज़े का, जो बेसिकली उनकी पेशी से ज़्यादा एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनके और वफाकी इदारे रेंजर्स के दरमियान होने वाले एक तनाज़े की वजह से शोहरत इख्तियार कर गया। इस एक मौके पर रेंजर्स एहलकार ने, जो बेचारा शायद उनको पहचानता ना होगा या उसने उनका आईडी कार्ड तलब किया, जिसके बाद उनको दाखिले से, उनको और दीगर वज़रा को कोर्ट रूम में दाखिले से रोक दिया गया, जिसके ऊपर एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर दाखिला शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने बरहमी का इज़हार किया। अपने मातहत अमले को उन्होंने कुछ डांट डपट भी की। वो डांट डपट क्या थी, ज़रा मुलाहिजा कीजिए उसके पीछे, उसके बाद बात करते हैं। इकबाल साहब ने अपने अमले को, मातहत अमले को कुछ डांट डपट भी की थी। वो गुफ्तगू अभी आपको सुनवाते हैं। बहरहाल फुटेज से इस वक्त ज़ाहिर है कि एहसन इकबाल साहब काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे थे। एहसन इकबाल साहब ने अपने मातहत अमले को डांट पिलाते हुए ये बताया, ये इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और यहाँ पर एक कानून चलेगा, रियासत की रेट को कायम होना चाहिए। ये गवारा उनको नहीं है बहैसियत वफाकी वज़ीर दाखिला कि उनका कोई मातहत इदारा उनसे हुक्म न ले, बल्कि ये किसी और जगह से उनके हुक्म लिया जाए। अब ये पता चलाना है कि ये मामला हुआ क्या था। पीपल्स पार्टी का इस पर ऑफिशियल वर्जन आ गया। पीपल्स पार्टी बताती है कि रेंजर्स का सिविलियन अथॉरिटी को चैलेंज करना काबिल बर्दाश्त नहीं। इसके फ़ौरन बाद रेंजर्स ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी छोड़ दी और अब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो है वो एफसी एहलकारों को सपोर्ट कर दी गई है। एक और अखबार ने आज एक और शगुफा छोड़ा है। वो बता रहा है कि एहसन इकबाल साहब डीजी रेंजर्स से माफ़ी मंगवाने पर बज़िद हैं, जबकि रेंजर्स ने पार्लियामेंट हाउस के बाद इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों से भी दस्ते हटा लिए हैं। डीजी रेंजर्स इस माफ़ी के लिए तैयार नहीं। अब पता नहीं इस अखबार को ये बात कहाँ से मालूम हुई कि वफाकी वज़ीर दाखिला माफ़ी के कहाँ हैं और डीजी रेंजर्स जो हैं वो माफ़ी मांगने पर राज़ी नहीं हैं। एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि रियासत की रेट को मुतासर नहीं होने दिया जाएगा, रियासत की रेट को बरकरार रखा जाएगा। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान भी गोश गुजार करता चलूँ। वो बताते हैं कि चौधरी निसार साहब को भी बाज़ मौक़े पर उन्होंने बहैसियत वफाकी वज़ीर दाखिला बेबस पाया, जबकि इसी बयान के जवाब में चौधरी निसार साहब के तर्जुमान का एक बयान भी मेरे सामने मौजूद है, जो बताता है कि इस तरह की कोई बात नहीं, निसार दौर में किसी भी ज़ैली इदारे ने कोई हुकूमतुल्ली नहीं की। वफाकी वज़ीर दाखिला इस मौके पर इस हद तक दिल बर्दाश्ता थे कि उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़े का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, जिसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस इस्तीफ़े का खैर मकदम किया है। ज़ाहिर है कि बहैसियत अपोजिशन रहनुमा उनको ऐसा करना भी चाहिए था। बात करेंगे रियासत की रेट की। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का सबक पढ़ रहा था तो मेरे असातिज़ा कराम मुझे बताया करते थे कि रियासत एक ऐसी चीज़ होती है जो हर हालत में हुकूमत से अलग और बहरहाल मुक़द्दम होती है। अब बात यह है कि ये रियासत की कौन सी रेट है कि जो एहसन इकबाल साहब को उस वक्त के जब उनको ऐन अदालत के अहाते में दाखिले से रोक दिया गया तो उनको नज़र आई। इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें रियासत की रेट मुतासर तो ज़रूर हुई है, ताहम अनफॉर्चुनेटली एहसन इकबाल साहब या हमारे दीगर हुकूमती ज़ोमा को ये सूरत हाल इसलिए नज़र ना आ सकी क्योंकि इसमें मुतासर होने वाले वो ख़ुद नहीं थे। पेश खिदमत है इस रियासती रेट की बर्बादी का कुछ नाकाबिल तरदीद सबूत। सबसे पहले जिक्र किए लेते हैं 12 अगस्त 2017 को रियासत की रेट की अमलदारी का एक नादिर शाही नमूना। लाला मूसा में ऐन उस वक्त के जब जीटी रोड पर एक रैली निकाली जा रही थी हुक्मरान जमात की जानिब से। इस रैली में एक बच्चा भी मौजूद था जो बहैसियत साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद था। उसकी एक ख्वाहिश थी कि उसे साबिक़ वज़ीर आज़म की एक झलक नज़र आ जाए, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि रियासत की रेट यहाँ भी उसके आड़े आ जाएगी और मौत यानी मलकुल मौत उसे यहाँ से लेके चले जाएंगे। हुकूमती रहनुमाओं के बयानात इस बच्चे की नागहानी मौत पर ज़रूर आए।
उन्होंने ये एतराफ़ तो ज़रूर किया कि बहरहाल हुकूमती मोटरकेड की जद में आकर ये बेचारा गरीब बच्चा, ये मासूम बच्चा अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर गया। उन्होंने इस बच्चे को शहीद जमहूरियत, शहीद हक और न जाने क्या क्या कुछ कहा। अगले 2-3 दिन तक इसके ऊपर मीडिया ने कुछ बातें भी की, ख़ुद मैंने भी अपने प्रोग्राम्स में इसका बच्चे का जिक्र भी किया। साद रफ़ीक साहब और दीगर हुकूमती ज़ोमा ने इस बारे में गुलफशानियाँ भी की, उन्होंने इंकशाफात भी किए। उन्होंने ये भी बताया, इवन कैप्टन सफदर ने भी ये बताया कि यह बच्चा राह हक का शहीद है। उन्होंने ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ साहब इस बच्चे के घर क्यों नहीं गए, ये बच्चे का वालिद है या वॉटेवर है, ये बच्चे की ज़ाहिर मौत के ऊपर इसकी माँ बैन करती नज़र आ रही है। आज इस वक्त कि जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, रियासत की रेट ने कोई करवट नहीं ली, इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिल सका, इस बच्चे के माँ बाप को किसी हुकूमती ओहदेदार ने अपने दर्शन नहीं दिए। ये था रियासत की रेट की बर्बादी का पहला नमूना। आगे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर 2015 को सिंध की हुक्मरान जमात की कायदीन की कराची आमद पर एक बच्चे ने, एक मासूम बच्ची ने जिसका नाम था बिस्मा, उसने अपनी जान हार दी। थोड़ी देर में अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप बल्कि इस वक्त देख भी रहे हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियां लगी हुई हैं, साहब लोग आ रहे हैं और यहाँ उस बच्ची का मासूम बच्ची का वालिद जो है उसे अपनी गोद में उठाए अस्पताल का रुख करता हुआ नज़र आ रहा है। वो इस कोशिश में है कि किसी तरह इस बच्ची को डॉक्टर्स तक पहुँचा दे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि रियासत की रेट उसके आड़े आ जाएगी। रियासत को उसे ये नहीं मालूम कि उसकी बच्ची के ज़िंदा रहने या ख़ुद उसकी मौत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब पैदा इसलिए होता है कि वो हुकूमती रहनुमाओं के प्रोटोकॉल की गाड़ियों के आगे दम तोड़ दे। आप इस बच्ची के वालिद का रोना धोना भी देखिए। इसके बाद सिंध के हुक्मरानों ने इसके घर पर जाकर चाय भी पी, उससे बात भी की, उसको सरकारी नौकरी के लॉलीपॉप भी दिए गए। लेकिन ऐन इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम इस बच्ची के बाप को इंसाफ मिलना तो दरकिनार, वो एक कंपनसेशन की नौकरी भी नहीं मिल पाई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब बात करते हैं 14 सितंबर 2010 को रियासत की रेट की एक और धज्जी का जोड़ आई गई। एक अखबार के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की चिल्ड्रन अस्पताल आमद पर सख्त सिक्योरिटी के बायस एक नौमौलूद बच्चा चल बसा। का शदीद एहतजाज, गुजरावाला का रहायशी 2 जुड़वां नौमौलूद बच्चे लेकर आया, दौरान इलाज उसे अंदर न जाने दिया गया, एक की हलाकत पर वर्सा, दूसरा बच्चा बगैर इलाज के ही वापस ले गए। वालिद को किसी ने नहीं रोका। परवेज़ रशीद साहब जो उस वक्त शायद वज़ीर इत्तलात थे या पता नहीं क्या थे, बहरहाल वो हुकूमत का या हुक्मरान जमात का हिस्सा तो थे। फुटेज इसकी भी आई थी, लेकिन इससे पहले आने वाले किसी भी वाक़े की फुटेज ने कौन सा हुक्मरानों की आंखें खोल दी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने, जो कि अपने आप को खादिम आला पंजाब कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, इस बात से क़तई नज़र के अवाम की क्या खिदमत वहाँ हो रही है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस एक बच्चे को कौन सा इंसाफ मिला। इसके साथ साथ मुझे वो मासूम बच्चा भी याद आता है जिसे महज 10 साल की उम्र में उसके दोनों बाजुओं से महरूम कर दिया गया, वो भी एक ज़मींदार ने, और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ मामूली ज़मीनों का तनाज़ा था। खादिम आला पंजाब उस वक्त भी उस बच्चे के घर पहुँचे, वहाँ पे भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट का ऐलान किया गया। उन्होंने इस बच्चे की जो है वो इलाज मुआवजे की बातें भी की, कितना इलाज हुआ और कितना मुआवजा हुआ, किस तरह कंपनसेशन की गई, ये एक अलग बात है। रियासत की रेट मुतासिर नहीं हुई। अब बात किए लेते हैं 9 जून 2011 को होने वाले एक ऐसे दिलखराश सानहे की जिस पर कम से कम रियासत की रेट को ज़रूर मुतासिर होना चाहिए था, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कराची में सरफराज नामी एक शख्स को बताया गया था, गालिबन कहा यह जा रहा था, मुख्तलिफ बातें हैं कि वो मोबाइल स्नैचर था या पर्स स्नैचिंग वगैरह किया करता था, वल्लाह आलम। उसको रेंजर्स ने इंटरसेप्ट किया। उसके बाद उसका रेंजर्स एहलकारों से कुछ स्कफल हुआ। उसने दानिस्तगी या नादानिस्तगी में एक रेंजर एहलकार की बंदूक पर हाथ डाल दिया, और ये था वो गुनाह जिसके बाद मौके पर इंसाफ फराहम कर दिया गया। इस गन का, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, उसके फायर के आगे सरफराज की एक न चली, और उस शख्स ने, मैं उसे गरीब नहीं कहूँगा, मुझे नहीं पता कि वो आदि मुजरिम था, वो मासूम था। रेंजर्स एहलकारों को ये शुबा क्यों कर गुजरा कि वो मुजरिम है, लेकिन बहरहाल इस बंदूक पर हाथ डालने के नतीजे में वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत शोर गुगा उठा, मीडिया ने बड़ा अपने प्रोग्रामात किए, रेटिंग का हुसूल यकीनन हुआ होगा, लेकिन उसके बाद इन एहलकारों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। पूछना ये था कि इन एहलकारों की फांसी कब हुई, अगर हुई है तो काइंडली
प्रोग्राम के अख्ताम पे मेरे इस ईमेल एड्रेस पर ज़रूर मुझे आगाह करें ताकि मैं भी देखूं रियासत की रिट अगर मुतासिर हुई तो मुझे नज़र क्यों नहीं आई। 17 जुलाई 2013 को एक मरतबा फिर रियासती रिट के साथ फ़ुटबॉल खेली गई, लेकिन चूँकि इस मरतबा भी मामला एक आम गरीब टैक्सी ड्राइवर का था तो रियासत इस मरतबा भी लिहाज फोड़े से होती रही। गुलिस्तान जौहर में ना रुकने पर रेंजर्स ने फायरिंग करके बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर को हलाक कर दिया। चूँकि बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर किसी हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता था, उसका बच्चा किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं था, उसकी बेवा, उसके पास कोई पर्ची नहीं थी, उसके पास कोई टेलीफोन किसी आला आदमी का नहीं था, इसलिए यहाँ पे भी इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी गई। इस एक मामले को लोगों ने उस वक्त जो अखबारात में रिपोर्ट हुआ, मैं वो कोट अनकोट कर रहा हूँ, इससे ये मतलब हरगिज़ ना लिया जाए मैं किसी ख़ास इदारे या किसी ख़ास शख्स के ख़िलाफ़ कोई दलील दे रहा हूँ। लोगों ने इस वक्त उसे, जिस तरह से हम वकला गर्दी, मीडिया गर्दी, इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने इसे रेंजर्स गर्दी कहा था। कराची के अवाम में उस वक्त बड़ी अनसर्टिनिटी पैदा हो गई थी, लोग खौफ और दहशत का शिकार हो चुके थे कि एक वो इदारा जो हमारी हिफाजत पर मामूर है, अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी या हम नहीं रुक पाए, कोई भी बात हो सकती है, तो हमें अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ेगा। ये थे वो चंद एक मुख्तसर वाक़यात और उनका अहाता कि जिससे रियासत की रिट को ज़रूर मुतासिर हुई था, और अगर रियासत की रिट मुतासिर नहीं हुई तो मेरा ख्याल है इस एक वाक़े पर कम अज़ कम चौधरी एहसन इकबाल साहब को शिकवा नहीं करना चाहिए था, और वो भी सिर्फ उनके रोके जाने पर, वो भी एक अहाता है अदालत में। जब इतने बड़े बड़े वाक़यात से रियासत की रिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब इतने बड़े बड़े एंकर्स के प्रोग्राम करने से रियासत की रिट ने करवट तक नहीं ली, तो एहसन इकबाल साहब जैसे एक वज़ीर, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको आता है अदालत में दाखिले पर रियासत क्यों कर ख्वाब खरगोश से आंखें खोलेगी, ये एक सवाल। इसका जवाब मिलने तक यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद आगे रहता है। वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे कराची में जारी दहशत गर्दी की, उस लहर की जिसने ख़ास तौर पर गुलिस्तान जौहर, गुलशन और अतराफ़ के इलाकों में आवाम को खौफ और हरास में मुब्तला कर रखा है। मैं बात कर रहा हूँ उस एक पुरस्कार शख्स की जिसने कराची की ख़वातीन, कराची के कुछ मखसूस इलाकों की ख़वातीन को तंग किया है। इस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि मौसूफ आते हैं, खंजर या पता नहीं किसी चीज़ का वार पुश्त पर फरमाते हैं और उसके बाद ऐन गैन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक, दिलचस्प कहना चाह रहा था लेकिन अफसोसनाक मेरा ख्याल इज़ द राइट वर्ड, कि जिसमें हमारे सूबे में मौजूद हमारी जो पुलिस है, हमारी जो लोग यानी इंटेलिजेंस के हमारे इदारे हैं, दीगर जो इदारे हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद इस तरह की वारदातों का कंसेक्यूटिव होना, ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस एक फुटेज में ये जो बार बार मुसलसल मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर CCTV फुटेज में मौसूफ आते हैं खामोशी से, कभी ब्लैक टी शर्ट में, कभी वाइट शलवार कमीज़ में, और आकर ख़वातीन को अपने चाकू का या जो भी वो असला इस्तेमाल करता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, इवन पुलिस को नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता होगा। पुलिस को तो खैर ये भी नहीं पता कि वो मौसूफ हैं कौन। IG साहब जो हैं वो आवाम को गुटखा खाते हुए नहीं देखना चाहते, उनको किसी डॉक्टर ने मेरे ख्याल बता दिया कि गुटखा इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, और अब वो अपने नाम में डॉक्टर के सीगे के इजाफे के लिए अपने आप को IG कहलवाए चले जा रहे हैं, और वो भी अखलाकन। IG का काम यहाँ जराइम को कंट्रोल करना नहीं है, IG का काम यहाँ पे लोगों को गुटखा खाने से मना करना है। मेरा ख्याल है किसी दिन लोगों को रास्ते में रोक रोक करके एडवाइस करते हुए नजर आएंगे, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है। सिंध हुकूमत से उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक तनाज़ा चलता रहा, सिंध हुकूमत उनको बरतरफ करने पर तुली हुई थी, मौसूफ चाहते थे कि वो ना जाएँ, बहरहाल अदलिया ने उनको अपने इस मनसब पर बरकरार रखा। उम्मीदें बहुत थी, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में है, उम्मीदें तबाह होना वो एक लाजमी सी बात है। इस दफ़ा भी उम्मीदों के साथ वही कुछ हुआ जो पहले होता रहा है। IG साहब अपने मनसब पर मौजूद हैं, पूरे शाहाना अंदाज़ व अतवार के साथ इन तमाम वारदातों का उन्होंने नोटिस लिया है। सोहेल अनवर सियाल साहब के साथ उन्होंने गुज़िश्ता दिनों मीडिया टॉक भी की थी, और उसमें उन्होंने यकीन दिलाया था कि ये ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ख़वातीन इससे परेशान ना हो। आज के अखबार भी उठा करके आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि कल महज एक दिन के अंदर 4 जगहों पर ये वारदातें हुई हैं। पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस के मुखबिर वहाँ मौजूद थे, सुराग रसां इदारे व्हाटएवर वहाँ मौजूद थे। सिर्फ मैं और मेरा कैमरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मौसूफ आए हैं और वारदात करके चले गए हैं। 3-4 लोगों ने उनको इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश की है। वो अफेक्टीज़ ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ
जो उनका शिकार थी। ताहम अब तक ऐसा कोई मौजज़ा हो नहीं सका कि जो उनको रोकने में कामयाब हो पाए। कुछ ख़वातीन के साउंड बाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर आपको सुनवा पाएँ, जो बता रही हैं इस वारदात के हवाले से। जी, इस मरतबा भी अनफॉर्चुनेटली ऑडियो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसी की तस्दीक या तौसीक़ ये खातून भी कर रही हैं जो उस बच्ची की माँ है जिस पर अटैक किया गया था। एक 13 साल की बच्ची भी इस मुल्ज़िम से, उसकी ज़द से, उसके हमले से महफूज नहीं रह सकी। कल ही उसके ऊपर हमला किया गया है। सिंध हुकूमत ने बताया गया, सिंध पुलिस ने इनफैक्ट, कि इस मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए माहिर नफ्सियात की मदद लेने का फ़ैसला भी किया है। मेरा ख्याल है माहिर नफ्सियात की मदद लेने के लिए उन लोगों को भी ज़रूरत है कि जो पुलिस की रिट का रोना रोते हैं, सूबे में अमन व अमान की बहाली का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और वो भी चंद प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। IG साहब को क्यों नज़र नहीं आता कि कराची में इस वक्त क्या हो रहा है? IG साहब को वो नज़र आए या ना आए, इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल है। कराची में वो एक मुल्ज़िम को रोक पाएँ या ना रोक पाएँ जो ख़वातीन को ज़ख्मी कर रहा है, लेकिन कराची में उनके मातहत लोग ही अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। प्रोटोकॉल का अमला, ज़ाहिर है कि प्रोटोकॉल में जो लोग होते हैं वो तो इंसान तो नहीं होते हैं, वो तो कोई बहुत ऊपर की चीज़ होते हैं। उनको ये कैसे गवारा कि उनकी नाक के बिल्कुल ऐन नीचे या उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे मुझ और आप जैसा कोई आदमी अपनी गाड़ी लेकर के आए। ये एक उस खिदमत का नादिर शाही नमूना है जिसकी अगर ऑडियो खोल दी जाए तो आपको आपकी वोकेबलरी में ऐसी ऐसी बातों का इजाफा होगा जो शायद मैं इस प्रोग्राम में नहीं दे सकता। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया के सहारा लेंगे, आप यूट्यूब को ही खंगाल लेंगे, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात देखने के लिए मिलेंगे जिसका IG साहब ने इस मरतबा भी अज़राह तफन्नुन में कहूँगा कि नोटिस ले लिया है। अब वो नोटिस से होता क्या है ये तो वज़ीर आला साहब भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से एक अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा खैरुन्निसा मुग़ल का, उनको खुशामदीद कहूँगा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जितनी भी इस वक्त गुफ्तगू की है, अगर इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई इसमें मैंने कोई कहानी या कोई फसाना नहीं बनाया, और अगर आपको मेरी इन बातों से इत्तेफाक है तो आपके ख्याल में ये जो IG साहब हैं जिन्होंने हाल ही में सिंध हुकूमत के मुकाबले में इतनी अजीम शान फ़तेह मुबीन हासिल की है, इस फ़तेह मुबीन के बाद कराची वालों को क्या मिला? उनकी तो नौकरी बच गई, वो तो मौजूद हैं, लेकिन कराची वाले किधर हैं? कराची में जो ख़वातीन बेचारी मुतासर हुई हैं उनको इंसाफ कौन देगा? इस वक्त गुलिस्तान जौहर में अतराफ़ के इलाकों में जो खौफ की सूरत हाल है, वो जो इस वक्त सैकड़ों पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी के नाम पर वॉटेवर कर रहे हैं, आपके ख्याल में इन सब हरकतों का अंजाम क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जिस तरह तवातुर से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक एक चीज़ सामने आई है, और बिलखुसूस ख़वातीन को हदफ बनाकर इस तरह के मुजरमाना वाक़यात जो हैं इंतहाई तशवीश का बायस है। अब पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत का और हमारी क़यादत जो है, हमारे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का जो है वो बिल्कुल क्लियर स्टांस है इस पर कि इसमें कोई टॉलरेंस नहीं, और इसमें कोई भी एक डिफेंसिव पोजीशन है वो नहीं होनी चाहिए, और जो भी मुजरिम है उसको जल्द अज जल्द पकड़कर जो है सामने लाया जाए। मैडम, यही चीज़, यही बात, यही इंस्ट्रक्शन कल वज़ीर आला सिंध ने भी पास ऑन की है, यही इंस्ट्रक्शन उन्होंने कन्वे की है टू द IG। लेकिन आपके ख्याल में IG साहब इन बातों का कोई असर ले रहे हैं? क्योंकि वो तो मुसलसल कोई ना कोई कमेटियां बना करके और इंक्वायरी उसके सपोर्ट किए जा रहे हैं। DIG साहब सुल्तान ख्वाजा मेरे ख्याल है उनका नाम है, वो भी आवाम को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि हमने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। देखिए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रही थी, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि IG सिंध जो है, मेरे ख्याल में वैसे भी देखा जाए तो माजी करीब में भी उनके क्रेडिट पर कोई अजीम शान कारनामे नहीं है, ना ही कोई उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस रही है। अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो में दिखाया कि वो पान गुटके का जो नोटिस ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल में कि उनका नोटिस लेने के बजाय कि वो वो राह चलते लोगों को जो है वो पान गुटका खाने से मना करें, अपने इदारे को जो है वो हिदायत दें कि वो पान। अच्छा मैडम, पता कलामी की मुझे इजाज़त दीजिएगा, IG
सिंध जो है वो सूरत हाल का आईजी सिंध सूरत हाल का। मैडम मेरे पास गुफ्तगू के लिए बहुत कलील वक्त है, क्योंकि मुझे अपनी जरा थोड़ी सी गुफ्तगू भी करनी है। मैं आपकी तवज्जो एक चीज की तरफ दिलाना चाह रहा था। आईजी सिंध साहब ने नोटिस तो लिया, जवाब देना चाह रही हूँ मैडम, आपका जवाब मुझ तक कन्वे हो गया। अब मुझे अब काइंडली मुझे अगला सवाल थ्रो करने दीजिए, क्योंकि अब इस सेगमेंट के बाद फिर दूसरे मेहमान के साथ दूसरे मौजू पर बात करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब तमाम इख्तियारात जो है आईजी सिंध को दे दिए गए हैं। अब वो अपनी आला सलाहियतों को बरोकार लाते हुए सिंध पुलिस से काम लें। सिंध पुलिस का काम, मैडम यही नुक्ता मेरा था, यही नुक्ता मेरा था। मुझे ये बताइए, आईजी सिंध साहब नोटिस पे नोटिस ले रहे हैं और आईजी की नाक के नीचे बैठा हुआ अमला नोट पे नोट ले रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारात की रिपोर्ट है। गुटके पर पाबंदी के बावजूद खुफिया फरोख्त जारी, पान खाने के रुझान में इजाफा, पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 40,000 लेकर छोड़ा। मुकम्मल करने दें, मुझे जवाब मुकम्मल करने दें। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। आईजी सिंध को चाहिए कि वो पुलिस जिसके क्रेडिट पर माजी में बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, जिन्होंने बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया दहशतगर्दी का, तो ये एक वो वाक़या है जिसमें एक मखसूस इलाका है, जिसमें वो इतना कोई मुश्किल नहीं कि वो पुलिस इस केस को डिटेक्ट करे। खुफिया एजेंसीज हैं जिनके लोग वो गली में कूचों में लगा सकते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए, मुझे अगले सवाल की तरफ आने दीजिए काइंडली। नहीं नजर आ रही इस एक वाज़ेह शिकस्त के बावजूद जो कराची पुलिस की, उसे एक आम आदमी, मेरा ख्याल है आम आदमी कह लेना चाहिए या पता नहीं, उसे एक मुजरिम के हवाले से हुई है। इसे खुली शिकस्त के बाद भी एक खबर बता रही है कि सिंध में पुलिस अफसरान को नए मॉडल की गाड़ियां देने की मंजूरी। आईजी AD ख्वाजा की जेर सदारत इजलास, TNT में मजीद बेहतरी के अहकामात। इन लोगों से तो गाड़ियां लेके इनको मोटरसाइकिलें दे देनी चाहिए, या मेरे ख्याल है चिंची रक्षा। इनको नई गाड़ियां देने का क्या तुक बनता है? ये तो अपने नाक के नीचे बैठे हुए एक छोटे से मुलजिम को, छोटे से मुजरिम को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपके ख्याल में इनको गाड़ियां इनको सूट करती हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इनको सूट नहीं करती थी, लेकिन आपने देखा ये जो तनाज़ा इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि वो जो सिंध हुकूमत अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए जो आगे बढ़ रही थी, तो यहाँ पर ये इमेज दिया गया कि कहीं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारनामों के मालिक जो है वो आईजी सिंध यहाँ पर तैनात रहेंगे, तो यहाँ पर जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि आप देखें कि वो बासलाहियत पुलिस जिसने बहुत बड़े बड़े केसेस डिटेक्ट किए, लेकिन आईजी सिंध उनसे कोई काम नहीं ले सके। आपको टंडो मोहम्मद खान वाला वाकया याद होगा कि कच्ची शराब में कितने लोग जो है वो मर गए थे, वो इन्हीं आईजी साहब के पीरियड में हुआ था। हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं, हमें तशवीश है, हम अवाम के साथ हैं, हम इस बात को डिफेंड बिल्कुल नहीं करेंगे। हमसे अवाम ये सवाल कर रही है। अच्छा मैडम, मुझे एक वाज़ेह वर्डिक्ट बताइए पीपल्स पार्टी का। ये मुझे बताइए, आईजी साहब आपकी नसीहतों को तो खातिर में नहीं लाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। ये तो आप मुझसे लिखवा लीजिए इस एक प्रोग्राम में भी। आपके ख्याल में उनके इस नो लिफ्ट के साइन का जो उन्होंने लगा रखा है हुक्मरान पार्टी के लिए, आपके ख्याल में इसके बाद फिर क्या कुछ किया जाना चाहिए? अगर आईजी की रिप्लेसमेंट ही सूबे में अमन अमान के मसाइल का हल है, अगर गुलिस्तान जौहर के मकीनों को आईजी की रिप्लेसमेंट की सूरत में ही यहाँ रिलीफ दिया जा सकता है, वो से एक मुलजिम को कानून के कटहरे में लाया जा सकता है, ये एक अलग बात कि उसके बाद फिर उसको भी कोई वकील मिल जाएगा और वो भी बेल पर मेरे सीने पे मूंग दलता रहेगा, लेकिन कम अज कम कुछ आर्जी रिलीफ के लिए कुछ किया जा सकता है। सिंध हुकूमत कुछ करेगी? AD ख्वाजा की रिप्लेसमेंट हम एक्सपेक्ट करें आने वाले कुछ दिनों में? देखें जी, एक बात तो मैं बाकी चीज़ें जो नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आईजी सिंध इस वक्त बिल्कुल बाख्तियार है और सिंध हुकूमत की इसमें कोई पुलिस डिपार्टमेंट में इस वक्त जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। तमाम इख्तियार जब हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनको मिल चुके हैं। इस वक्त होम मिनिस्टर तो सिर्फ जवाब तलबी तो नहीं कर सकता, उसको तो सिर्फ रिपोर्ट जाती है। तो ये तो हम और आप अगर समझते हैं तो हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि आप जो इख्तियारात हैं अगर जवाब तलबी कर सकें, या होम डिपार्टमेंट या सिंध प्रोग्राम के सेगमेंट को देखते हुए कोई इदारा इस एक सूरत हाल का, इसलिए आईजी साहब से मुझे कोई ज़ाती तौर पे दुश्मनी नहीं है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं उनका सिर्फ नाम अखबारात में पढ़ता रहता हूँ, लेकिन उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मेरा ख्याल है इतनी सारी गुफ्तगू बहुत थी जो हमने इस एक सेगमेंट में की। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर जाने का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक नए मेहमान एक नई गुफ्तगू के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस इख्तितामी हिस्से में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जाने वाली उस वाज़ेह हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी के बारे में जो नवाज शरीफ साहब की मुतबादिल क़यादत चुनने के हवाले से थी, जिसका ऐन हिंदी का लफ्ज़ पालन करते हुए PMLN ने एक मरतबा फिर खुद नवाज शरीफ साहब को ही री-इलेक्ट कर लिया है। इसे एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहिल असगर साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। बस सर, एक बड़ी तल्ख सी खबर है वॉशिंगटन पोस्ट की, उसके साथ आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम में। पाकिस्तान डिसग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर री इलेक्टेड हेड ऑफ रूलिंग पार्टी। मेरा ख्याल है सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा आरफीन साहब, मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि लोगों को मसला क्या है। इलेक्ट किसने किया? लोगों ने, उनकी जमात के जनरल कौंसिल ने, मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग अगर एक फैसला करती है, जनरल कौंसिल एक फैसला करती है, तो वाशिंगटन पोस्ट को या किसी और को क्या इसमें इतराज़ क्या है? मतलब कोई ऐसी कोई चंबे वाली बात कर दी, कोई ऐसी कोई खौफनाक सूरत हाल कर दी। इन सब चीज़ों को जब मैं देखता हूँ, जब मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं और इस पर डिस्कशन नज़र आती है, इस पर बहस नज़र आती है, तो मुझे नज़र आता है कि शायद कोई पॉलिटिकल कुव्वतें जो उस नाम से खौफज़दा हैं, या उनकी शख्सियत से खौफज़दा हैं, या उनके काम करने के तरीक़ाकार से खौफज़दा है। अब मेरी समझ से बात आ रहा है। अच्छा सर, एक और चीज़ ज़रा मुझे समझा दीजिएगा। आपकी मौजूदगी और आपकी समझ का, आपकी दानिश का कायल तो मैं पहले से हूँ, उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया नई रविश की अदालतें और निराले ही ढब के फैसले, न नज़ीर है, न दलील है, न वकील है, न अपील है। अच्छा, ऐसे ही प्यारे प्यारे शेर सुना करके एतजाज़ हसन साहब ने पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी के दौर में वो हमें लूट लिया। वो कहते थे रियासत होगी माँ की जैसी। उसके बाद रियासत ने माओं के साथ जो कुछ किया, 8 साल तक, 5 साल तक हम लोग सर पकड़ के रोते रहे। तो आपके ख्याल में पॉलिटिकली जब दाल नहीं गलती तो शोरा को क्यों तकलीफ दी जाती है? नूरालफीन, आप नाम के हिसाब से और तखल्लुस और या इस सारे नाम से मुझे लगता है कि आपका भी खासा इस पे है दस्तस। बदकिस्मती मुझे वैसे शेर व शायरी से इतना शगफ नहीं है, लेकिन मैं अपना ये समझता हूँ कि अपने दर्द को, अपनी बात को, अपने गुस्से को अगर शेरों की शक्ल में अदा कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उससे ये होता है कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को, वो लोग जो उस चीज़ को कर रहे होते हैं, जो उसको ख़राब कर रहे होते हैं, या जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, उनको समझ आ जाती है। तो अच्छा सर, नॉर्मली मैं जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये मुझे बताइएगा, माशाल्लाह एक कॉमन सेंस की बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म, उसे एक आदमी को मुंतखब किया जाता है, उसे एक शख्स को बनाया जाता है रूलिंग पार्टी का सरबराह, जो माशाल्लाह अक्ल व दानिश की एक मिसाल हो। नवाज शरीफ साहब भी यकीनन ऐसे ही हैं, मैं खुदा न खास्ता को इनको चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नवाज शरीफ साहब को अभी तक समझ में क्यों नहीं आया? फरमाते हैं किसी को समझ आए तो बताए मुझे क्यों कर निकाला। इस क्यों कर निकाला पे कितने गाने बेचारे PTI वालों ने रिलीज़ कर दिए। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने उनसे पैसे लिए हैं, लेकिन मैं एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को अभी तक इल्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ आरफी साहब, अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से ज़रा गौर फरमा दें तो यकीन कीजिए, मुझे भी काफ़ी अच्छा हो चला अब इस सियासत के मैदान में और इस खेल और खिलवाड़ में। समझ मुझे भी नहीं आया कि आपने शुरू कुछ और किया था, पहुंच आप किसी और जगह पे गए, और जहां आप पहुंचे वो तो आपका डोमेन ही नहीं था। वो तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर का काम है, वेल्थ टैक्स ऑफिसर का काम है, FBR का काम है। FBR से अगर आपको रिलीफ ना मिले तो आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट से मिले तो क्या कहते हैं, उज़्मा, अदालत उज़्मा में चले जाएं। लेकिन कमाल है कि अदालत उज़्मा ही एक ऐसे बात पे फैसला दे रही है कि जिसमें आप कहते हैं नहीं जी आप सादिक भी नहीं है, आप अमीन भी नहीं है। भाई अमीन तो हो सकता है, सादिक तो हो सकता है, अमीन का इसके साथ क्या ताल्लुक है? सादिक तो भाई आप सच बोलने वाला सादिक होगा, और अमीन वो होगा जो अमानतें रखता है। अब इसको अलग-अलग करके आप पढ़े ना, पहले तो आप कहें जी आप सादिक नहीं है, अमीन आप हैं, आप सादिक नहीं है। अच्छा सर, चूंकि वक्त की कमी है और सवालात मेरे पास बहुत हैं, आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूं मैं। एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल आपके हवाले से ज़रूर होगा, PMLN के हवाले से ज़रूर होगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था
इंटरेस्टिंग मैं पीटीआई के हवाले से कह रहा हूं, ऑब्जेक्शनेबल मैं पीएमएलएन के हवाले से कह रहा हूं। नवाज शरीफ साहब मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, नवाज शरीफ साहब का पार्टी सरबराह बनना पागलों का पागल खाने पर कब्जे जैसा है। सर इसकी तरदीद फरमा दीजिएगा, मैं खुद चाहता हूं आप इसकी तरदीद करें। मैं असल पे आपको एक गुजारिश करूं कि मुझे जो कोई भी पूछता है उनके बारे में या उनके किसी जवाब के बारे में या उनके तासरात के बारे में या उनके बयान के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना ही जवाब देता हूं कि उनके लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल करना अल्फाज का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, अपनी सोच का ज़िया है। सर वक्त को बचाते हुए मैं सीधा अगले सवाल पे आ जाता हूं जो यकीनन मुझे लगता है कि आखिरी ही साबित होगा। रऊफ क्लासरा साहब काफ़ी मोतरफ हैं पीएमएलएन के, लिखते हैं दुनिया में कोई और मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म 4 साल में सिर्फ 2 मरतबा सेनेट गया हो, 8 माह वो कौमी असम्बली ना गया हो, 6 माह तक काबीना का इजलास ना बुलाए, 4 साल तक पार्लिमानी पार्टी का इजलास ना बुलाए, जो 4 साल में 100 से ज़ायद गैर मुल्की दौरे कर ले, 300 दिन पाकिस्तान से बाहर गुजारे। फहरिस्त तवील है सर, जवाब दे दीजिए। अच्छा, क्लासर साहब का मैं भी बड़ा मोतरफ हूँ, बड़े समझदार आदमी हैं, बड़े ज़ीरक आदमी हैं, लेकिन मुझे कभी कभी थोड़ा सा इख्तलाफ ये होता है कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसको आप साबित नहीं करते, फिर दूसरे पे चढ़ा लगा देते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप इल्ज़ामात लगाते हैं और उसको साबित नहीं करते। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे फिर मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लेता हूँ, चलिए जी सेनेट पे नहीं गए, कौमी असम्बली में नहीं आए, या इससे कोई उनकी कारकर्दगी के को असर पड़ा? पाकिस्तान की तरक्की को जिस तरफ वो करके लेके जा रहे थे उस पर कोई असर अंदाज हुआ? अब मैं अक्सर पेशतर कहता हूँ, हाँ सर प्रोग्राम का वक्त अनफॉर्चुनेटली खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि आपने मेरी शायराना सलाहियतों के ऊपर एक बात की थी, एक कमेंट दिया था, तो मुझे जॉन इलिया साहब का एक शेर याद आ गया कि हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूं तेरी हिमायत में। आपका इस प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी पर नहायत शुक्रिया, नहायत मशकूर हूं कि आपने फिर के बावजूद इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम आमने सामने का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।